अब आइए हम टॉपिक अगला नेक्स्ट करते हैं और वो है जैव प्रक्रम पोषण, यानी कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लिखना जो है हम भूल गए। देखिए, हम जैव प्रक्रम समझे उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। हालांकि आप क्लास 3, 4 या 5 से ही सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे और वहीं से जानते हैं, और आज भी जानते हैं कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। लेकिन आइए फिर भी हम सजीव और निर्जीव पर जो है एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। देखिए, यदि आप अपने चारों तरफ चीज़ों को देखें, वस्तु को देखें, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको खुद मनुष्य दिखाई देगा, जानवर दिखाई देगा, पक्षी दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिखाई देगा, आकाश दिखाई देगा, बादल दिखाई देगा, पृथ्वी दिखाई देगा, जल दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देगा, सड़क दिखाई देगा, बोर्ड दिखाई देगा, मार्कर दिखाई देगा, बुक दिखाई देगा, दीवार दिखाई देगा, लकड़ी दिखाई देगा, नहीं, चिट्टी दिखाई देगा, हाथी दिखाई देगा, यानी कि बहुत सारे पदार्थ जो आपको दिखेंगे। नहीं, और आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु है, उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2। तो कौन कौन? एक सजीव और दूसरा कौन जो है? निर्जीव। हम अपने आसपास जितने भी वस्तु दिखते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक सजीव और दूसरा जो है निर्जीव। आखिर सजीव किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहेंगे? कोई ना कोई लक्षण होगा, कोई ना कोई पहचान होगा। तो सजीव का पहचान क्या है? सजीव वो है जो कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव कौन है? जो कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की अगला पहचान वो है कि जो भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। सजीव जो श्वसन करते हैं, सजीव जो श्वसन करते हैं, सजीव जो वृद्धि एवं विकास करते हैं। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास करते हैं। सजीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। नहीं, सजीव क्या करते हैं? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सजीव जो है प्रजनन करते हैं। सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। वातावरण की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। वातावरण की उत्तेजनाओं पर क्या देते हैं? प्रतिक्रिया। अब जैसे वातावरण में गर्मी है, वातावरण में ठंडी है, वातावरण में बरसात है, कैसा वातावरण है, उन सब पर ही क्या देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। और शरीर में लगातार जैविक क्रियाएं चलती रहती है। जो सजीव के शरीर जो है उनके अंदर क्या होते हैं? लगातार जैविक क्रियाएं चलती रहती है। जैविक क्रिया क्या है? पाचन करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना, परिवहन करना, ये सारे क्या है? जैविक क्रिया है। और हम अभी जितना पॉइंट बताए हैं, अगर ये किसी पदार्थ में मौजूद होगा तो वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। अगर वो वस्तु में मौजूद होगा तो क्या कहलाएगा? सजीव। और जितना हम लक्षण बताए हैं, जितना गुण बताए हैं, अगर वो पदार्थ या वस्तु में मौजूद नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। एक बार फिर से, सजीव का लक्षण क्या है? तो सजीव कोशिकाओं का बना होता है, सजीव भोजन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव के अंदर परिवहन होता है, नहीं, सजीव प्रजनन भी करते हैं, नहीं, सजीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। वातावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता होती है। सजीव के शरीर के अंतर्गत क्या होता है? जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। अब समझ में आ गया होगा सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। बोट निर्जीव, मार्कर निर्जीव, आकाश, पर्वत निर्जीव, धरती निर्जीव, मैं सजीव, तुम लोग सजीव। जो हमारे अंदर, जो हमारे अंदर नहीं, हमारे आसपास में जो पक्षी दिखाई देते हैं, जो जानवर दिखाई देते हैं, क्या होगा? सजीव। चिट्टी सजीव, मक्खी सजीव, हाथी सजीव। बस हो गया? नहीं। अब आइए हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, और इसका हम क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। इसका हम क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। आखिर लाइफ प्रोसेस का परिभाषा क्या? तो इसका परिभाषा गलती लिखा गया। परिभाषा जो है इस प्रकार होगा। देखिए, सबसे आसान भाषा में हम बताते हैं। देखिए, कोई भी मशीन यदि हो, कोई भी मशीन, और मशीन में हम जनरेटर की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी मशीन
और मशीन में हम किसको लेते हैं? जनरेटर को। किसको लेते हैं? जनरेटर। तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए, कोई भी मशीन हम करें, जनरेटर हो, बाइक हो, कार हो, यह सभी एक प्रकार का मशीनें हैं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए, और मशीन में हम क्या एग्जांपल लिए हैं? जनरेटर। किसी भी मशीन को चलाने के लिए जो है ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ईंधन। और ये ईंधन जिस रूप में हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, विद्युत हो, चाहे एलपीजी गैस हो, चाहे सीएनजी गैस हो, नहीं, जिस रूप में हो, मशीन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम मशीन में ईंधन डालेंगे तब मशीन जो है चलेगा, और चलने के बाद जो है अपना कार्य करेगा। नहीं, जब ईंधन डालेंगे तो मशीन चलेगा और उसके बाद क्या करेगा? अपना कार्य जो है करेगा। ठीक है। अब जैसे कि जनरेटर में डीजल डालिएगा तो जनरेटर चलेगा। तो जनरेटर का क्या प्रयोग है? सिर्फ चलाना, फटफट फटफट आवाज देना, वही सुनना कि भाई शांति मिलती है, क्या इसलिए चलाते हैं? नहीं, बल्कि जनरेटर को इसलिए चलाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक जनरेट कर पाए, विद्युत क्या कर पाए? जनरेट कर पाए, उसका उत्पादन कर पाए। इसलिए हम जनरेटर को क्या करते हैं? चलाते हैं। मुख्य मकसद यही होता है। जनरेटर चलाने का मुख्य मकसद क्या होता है? विद्युत को जो है उत्पादन कर पाए, विद्युत को क्या कर पाए? उत्पादन कर पाए। ये नहीं कि जनरेटर चलाने का मकसद होता है फट 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 आवाज सुने, बड़ी अच्छा लगता है, उसका धुआं जो है ब्लैक 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 बहुत अच्छा लगता है, परिवहन को प्रदूषित करता है, इसलिए हम जनरेटर चलाते हैं। ऐसा नहीं। जनरेटर चलाने का मुख्य मकसद क्या है? विद्युत का उत्पादन करना, विद्युत का उत्पादन करना। उसी प्रकार ठीक मशीन के जैसा ही हमारा शरीर है। मशीन के जैसा ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती रहती है और निरंतर होती रहती है। नहीं, हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। पाचन होती रहती है, श्वसन होती रहती है, परिवहन होती रहती है, उत्सर्जन होती रहती है। ये सब जैविक क्रिया है। ये सब क्या है? जैविक क्रिया है। और जैविक क्रियाएं हमारे शरीर के अंतर्गत हो रहा है, इसी के बदौलत हम जिंदा है, इसी के बदौलत हम यहाँ पर खड़ा है और बोर्ड पर आ रहे हैं, इसी के बदौलत हम बोल रहे हैं, इसी के बदौलत हम आपको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। अगर ये जैविक क्रिया बंद हो जाए तो फिर हम न खड़ा हो पाएंगे, न बोल पाएंगे, ना समझा पाएंगे, बल्कि लेट जाएंगे और कुछ देर बाद जो है हमें जो है, जो समझ रहे हो ना, क्या कर दिया जाएगा? खत्म, नहीं हटा दिया जाएगा इस संसार से, नहीं पूर्णतः। तो हम जो जिंदा है, आप जिंदा है, कोई भी सजीव जिंदा है, उसका रीजन ये है कि उसके शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हमेशा निरंतर जो है चलते रहते हैं। और जैविक प्रक्रिया के ही कारण हम वृद्धि और विकास करते हैं। जैविक प्रक्रिया के कारण ही हमारे शरीर के अंदर कोशिका जो टूटते फूटते हैं या कुछ होता है तो उसकी मरम्मत होती रहती है। जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो होती है, तो हम कोई काम करते हैं या बोल रहे हैं, नहीं। और इस जैविक प्रक्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता। तो बताइए, हम मशीन जैसे हो गए कि नहीं हो गए? शरीर मशीन जैसा हो गया कि नहीं हो गया? मशीन में ईंधन डालो तो चलेगा, वो अपना काम करेगा। खुद शरीर भी एक प्रकार का मशीन है। ईंधन के रूप में भोजन डालो, नहीं तो फिर वहां से ऊर्जा बनेगा, और फिर इस मनुष्य स्वरूपी मनुष्य का जो कार्य है वो कार्य करेगा, है ना? नहीं तो ये आसान भाषा में हम बताएं, हालांकि लाइफ प्रोसेस का परिभाषा भी हम बताया नहीं है, ठीक है, वैसे ही हम बताएं। लाइफ प्रोसेस क्या है? वे सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो वे सभी आवश्यक, क्या आवश्यक? जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव जीवित हो। नहीं, जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव क्या है? जीवित है। जिसके द्वारा कोई जीव क्या है? जीवित है। नहीं, वे वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जिसके द्वारा कोई जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और अपने सभी जीवन संबंधित क्रियाओं का संचालन करते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? तो जीवन संबंधित क्रियाओं का संचालन करते हैं। क्रियाओं का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। और इन सब को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी कि जाओ प्रक्रम कहते हैं। नहीं,
जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं जिसके अंतर्गत जीव जीवित है, वृद्धि करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसके अलावा अपने जीवन संबंधित क्रियाएं करते हैं, उसी को मिलाकर सम्मिलित रूप से ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैविक क्रियाएं क्या है? जैविक क्रियाएं क्या है? जैविक क्रियाएं क्या है? तो आइए हम पढ़ते हैं जैविक क्रिया या मुख्य जैव प्रक्रम। जैविक क्रिया या मुख्य जैव प्रक्रम। मुख्य जैव प्रक्रम। तो मुख्य जैव प्रक्रम की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पोषण आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो भोजन प्राप्त करना। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना और ग्रहण करने के उपरांत इस भोजन से जो है ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना। नहीं, मुख्य जैव प्रक्रम में अगला क्या है? श्वसन है। अगला क्या है? श्वसन। ये श्वसन क्या है? आपको क्या लगता है? श्वसन सांस लिए श्वसन है? नहीं, श्वसन क्या है? तो जैसे हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, भोजन क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के उपरांत तो जो है भोजन पचता है। पाचन तंत्र में क्या होता है? पचता है। पचने के बाद भोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ये ग्लूकोज अंततः परिवहन के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाता है और उसके बाद हम सांस लेते हैं। सांस में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन परिवहन के द्वारा ब्लड परिवहन करता है, उसके बाद उस कोशिका में जाता है और कोशिका में ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज मौजूद है, जो हम भोजन किए उस पचकर ग्लूकोज बना है और उस ग्लूकोज का वो ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या होता है? टूटता है और तब वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। और यही सब प्रोसेस क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में है परिवहन। उसके बाद में क्या है? परिवहन क्या है? भोजन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं या उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना ही क्या है? परिवहन है। क्या है? परिवहन। उसके बाद में उत्सर्जन। उसके बाद में क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो लाइफ प्रोसेस के दौरान शरीर के अंतर्गत हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ भी हम कहते हैं और वे उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं घातक है, हानिकारक है। उसको निकालना बहुत जरूरी है और उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उस उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के जिस अंग के द्वारा बाहर किया जाता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग। तो ये है आपका मुख्य जैव प्रक्रम। एक है आपका मुख्य जैव प्रक्रम। आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि और एग्जाम्पल में हम सारा मुख्य जैव प्रक्रम एक जगह जो है सम्मिलित करते हैं। ठीक है। सारा मुख्य जैव प्रक्रम जो क्या करते हैं? एक जगह क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए, हम जो भी कुछ खाते हैं, नहीं जो भी कुछ क्या करते हैं? खाते हैं। क्या खाते हैं आप बताइए? दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, नहीं तो उसके बाद में सब्जी, उसके बाद में फल भी खाते हैं। क्या खाते हैं? फल। नहीं और उसके बाद में और क्या खाते हैं? घी भी खाते हैं। ठीक है, रोटी खाते हो। अरे हम मेरे लिखने का तात्पर्य ये है कि जिससे सारा पोषक तत्व प्राप्त हो जाए। अब ऐसा ही एक ही भोजन बता दो जिससे एक ही पोषक तत्व हो, हमें तो यहाँ पे सारा पोषक तत्व यहाँ पर लिखना है। अब जैसे कि दाल, जिससे क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। मांस से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। अभी हम बोले कि सारा जो है पोषक तत्व यहाँ पर लिखना है। चावल से क्या प्राप्त होता है? वसा। चावल से वसा प्राप्त होता है। वाह, क्या बात है। चावल से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। सब्जी, फल, इससे क्या प्राप्त होते हैं? हाँ, विटामिन, खनिज, लवण और क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन। क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन। और घी से क्या प्राप्त होता है? वसा यानी कि फैट्स। वसा यानी कि फैट्स। नहीं, आगे जाकर जो चर्बी बन जाता है हमारे शरीर में। नहीं, और ये एक लिमिट तक अच्छा है, शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। ये कौन? वसा। चमक, शरीर को चमकीला बनाता है। नहीं, और इस शरीर इससे जो है आकर्षक और अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं। नहीं, और अधिक मात्रा में अगर वसा हो जाए तो भी क्या है? गड़बड़ सड़बड़ है। तो ये सारे पोषक तत्व तो प्राप्त होता है कब? जब हम भोजन करेंगे तब। जब हम भोजन करेंगे, विभिन्न प्रकार के भोजन करेंगे तो हमें प्रोटीन प्राप्त होगा, हमें वसा प्राप्त होगा, हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब प्राप्त होगा। कब? जब ये सारे पदार्थ हम ग्रहण करेंगे तब। और ग्रहण करेंगे
तो ये भोजन सबसे पहले मुख गुहा यानी कि मुंह में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। और मुख गुहा में कुछ पोषक तत्वों का पाचन होता है 20% और वो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मात्र 20%। और मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाएगा? इस ग्रसनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रसनी में नहीं, ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाएगा। ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। और ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? अमाशय में। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? अमाशय में। अमाशय में भोजन चला गया। अमाशय में भोजन जाने के बाद जो है 3-4 घंटा उसमें रहता है। कितना घंटा रहता है? 3-4 घंटा। फिर अमाशय में भोजन जाने के बाद जो है भोजन को जाना होता है छोटी आंत में। भोजन को कहाँ जाना होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी में जाने से पहले अमाशय में जो भोजन है उसमें अग्न्याशय से अग्न्याशी रस और पित्ताशय से पित्त रस मिलते हैं। और मिलने के बाद अंततः भोजन कहा जाता है ग्रहणी में। छोटी आंत के ग्रहणी में कहा जाता है? ग्रहणी में। और ग्रहणी के बाद जेजुनम में कहा जाता है? जेजुनम में। और अंततः कहा जाता है? इलियम में। कहा जाता है? इलियम। छोटी आंत के सबसे लास्ट वाला भाग जो है इलियम। और भोजन का पाचन मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है और यहाँ आते आते अंततः इलियम में आकर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इलियम में आते तो क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन। यहाँ से थोड़ा थोड़ा होते होते ग्रसनी ग्रास नली में नहीं होता है, याद रखिएगा, ये एक सिर्फ मार्ग है। यहाँ से होते 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 कहाँ होता है? इलियम में जो है अंततः जो है मुख्य पाचन हो जाता है। जो भी भोजन किए हैं उन सारे भोजन से अंततः ग्लूकोज बनते हैं। अंततः क्या बनते हैं? ग्लूकोज। क्या बनते हैं? ग्लूकोज। और फिर ये जो ग्लूकोज है छोटी आंत के इलियम में रह जाता है और छोटे आंत के इलियम वाले पार्ट से एक संरचना, उंगली जैसे संरचना निकली होती है, वहां से ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित कर जो है इस ग्लूकोज को ब्लड में मिला दिया जाता है। कहाँ मिला दिया जाता है? ब्लड में। ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है? तो ब्लड में तो अब ग्लूकोज मिल गया। ये ब्लड करता है क्या है कि शरीर में जितने भी सेल है, शरीर में जितने भी कोशिका है, उन सारे कोशिका को ले जाकर पहुंचाता है। उन सारे कोशिकाओं में ले जाकर पहुंचा जाता है। अब कोशिका में क्या आ गया? ग्लूकोज। अब कोशिका में क्या आ गया? ग्लूकोज। देखिए कोशिका के अंदर, कोशिका हम जानते हैं कोशिका बहुत छोटी संरचना है, लेकिन मानव का संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई यही है। कौन? कोशिका। कोशिका में बहुत सारे अंगक होते हैं। कोशिका में बहुत सारे अंगक होते हैं। मान लीजिए कोशिका में क्या क्या अंगक होते हैं? याद है? क्लास 9 में पढ़ाए थे। न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक। कोशिका में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं? गोल्जी काय होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका में और क्या होते हैं? कोशिका में और क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, नाभिक के अंतर्गत डीएनए, आरएनए, यही सब। और भी कुछ होता होगा इसमें, जीव द्रव्य भी होते हैं, हालांकि हमें ठीक से याद नहीं है। तो कोशिका में अब आ गया, क्या आ गया? ग्लूकोज। क्या आ गया? ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज आ गया। अंततः ग्लूकोज कहाँ से आया है? हम जो भोजन किए हैं वही पचकर ग्लूकोज बना है। उस ग्लूकोज को ब्लड परिवहन के माध्यम से शरीर के संपूर्ण कोशिका में पहुंचा दिया ना। अब कोशिका में क्या हो गया? ग्लूकोज। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे हम सांस लेंगे। क्या करेंगे? सांस। तो पल लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम खाना खाए सबसे पहले और भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो है छोटी आंत में गया, फिर ब्लड में गया और फिर जो है कोशिका में गया, तब हम सांस लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो सांस जो लेने की जो प्रक्रिया जो हमेशा निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो कोशिका में ग्लूकोज हो गया, उसके बाद हम श्वसन करते, सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं, क्या गया? अंदर क्या गया? वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैसें हैं। कौन कौन गैस है? नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, और भी सारे गैस बहुत कम मात्रा में। सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में अंततः वायुमंडल के सारे गैस आ जाते हैं, लेकिन हमारे फेफड़े को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होना होता है। तो फेफड़ा क्या करेगा? ऑक्सीजन को रख लेगा और बाकी सारे गैस को पुनः बाहर कर देगा। और फेफड़ा के अंदर
ब्लड होता है। फेफड़ा के अंतर्गत एक बार देखिए, ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहाँ हो गया? फेफड़ा में। ये ऑक्सीजन पहले कहाँ था? वायुमंडल में। ये ऑक्सीजन पहले कहाँ था? वायुमंडल में। वायुमंडल से हम सांस लिए हैं, ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या है? ब्लड है। फेफड़ा में क्या है? ब्लड है। ब्लड में क्या है? आरबीसी है। ब्लड में क्या है? आरबीसी है। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? अभिक्रिया। क्यों करता है? क्योंकि रक्त का एकमात्र आरबीसी के ही है हीमोग्लोबिन कंपोनेंट जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में सक्षम है। ठीक है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अंततः ब्लड के ही घटक है, आरबीसी के ही घटक है। ये करता क्या है कि परिवहन के माध्यम से हमारे शरीर में तो निरंतर हमेशा ब्लड दौड़ते रहते हैं, रनिंग अवस्था में रहते हैं। तो ये करता क्या है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है शरीर के संपूर्ण कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। शरीर के संपूर्ण कोशिका तक क्या पहुंचाने का काम करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर के संपूर्ण कोशिका तक क्या पहुंचाने का काम करता है? ऑक्सीजन। अब देखिए, कोशिका में ग्लूकोज भी आ गया और कोशिका में ऑक्सीजन भी आ गया। अब कोशिका में एक कोशिकांग है, कोशिकांगक है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह, जिसको कहते हैं पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस। नहीं, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो है रिएक्शन होगा। किसके बीच रिएक्शन होगा? तो अभी जो हम खाना खाए, खाना खाने के बाद जो पचा है और पचने के बाद अंततः क्या बना? ग्लूकोज। और सांस लिए, सांस लेने में ऑक्सीजन आया है, वो ऑक्सीजन के बीच, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? अभिक्रिया होगा, ब्रेकडाउन होगा, रिएक्शन होगा। नहीं, और उसके बाद जब ब्रेकडाउन होगा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, तो यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेकडाउन होने से क्या बनेगा? जल। ब्रेकडाउन होने से क्या बनेगा? 38 एटीपी। क्या बनेगा? 38 एटीपी। 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मेन ऊर्जा यही है। मेन ऊर्जा यही है, यही मेन ऊर्जा है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो खड़े हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम लोग जो बैठे हो, तुम लोग जो काम करते हो, सोए रहते हो, निरंतर पल पल हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो जो एनर्जी हम इसी रूप में खर्च करते हैं। किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, हम जो भी कुछ खाना खा लिए, खाना खाने के बाद ग्लूकोज बन गया, ये एनर्जी नहीं है, तब एनर्जी नहीं बना। अंततः ग्लूकोज का जो है कोशिका में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, तब टूटने से जो एटीपी बनेगा, 38 एटीपी, वही मेन ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, जिसका प्रयोग हम विभिन्न कार्य में करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बना। एटीपी तो खैर हमारे लिए जरूरी है, मेन मकसद तो एटीपी को ही बनाना है। नहीं, एटीपी को ही क्या करना है? बनाना। तो ये तो सारा कोशिका रख लेता। हाँ, एक और बात, ये किसी एक कोशिका में नहीं होता है, शरीर के संपूर्ण कोशिका में होता है। शरीर के संपूर्ण कोशिका में होता है। शरीर के संपूर्ण कोशिका में होता है। हर एक कोशिका में ग्लूकोज जाएगा, हर एक कोशिका में जो है ऑक्सीजन जाएगा, और हर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होगा, और हर एक कोशिका में क्या बनेगा? एटीपी का निर्माण होगा। तो ये तो ग्लूकोज रख लेगा, ये ग्लूकोज सॉरी ये तो कोशिका रख लेगा। अब बाकी बच्चा जल। जल भी कोशिका रख लेगा। क्यों रख लेगा? कि आपको पता है कि प्राणियों के शरीर में 65 से 70% क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। तो जल तो हमारे लिए आवश्यक है। नहीं, देखा रे कितना आवश्यक है। पसीना निकल रहा है जल के द्वारा ही। शर्ट तो भीज गया, पैंट भी भीज गया है। नहीं, किसके द्वारा? इस जल के द्वारा। नहीं, पसीना के रूप में निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो जल तो एकदम जरूरी है। नहीं, उसके बाद में अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं है।
अंततः यह हमारे बॉडी को रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं हानि ही पहुंचाएगा। इसलिए अब ये उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ और भी कुछ है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये हमारे शरीर से जो बॉडी से जो पसीना जो निकल रहा है ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। नहीं, मूत्र भी उत्सर्जी पदार्थ है, जिसका निर्माण कब होता है? जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वृक्क के अंतर्गत, तब किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र उत्सर्जी पदार्थ है, पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ है, कान से निकलता है गूंज उत्सर्जी पदार्थ है, आंख से निकलता है कीचड़ उत्सर्जी पदार्थ है, और नाक से निकलता है बलगम, इसको पोटा खिखार कहते हैं हम अपनी भाषा में, नहीं, और हिंदी भाषा में उसको बलगम कहते हैं। तो बलगम का उपयोग कीजिए। नहीं, वो सारे क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। और अंततः उत्सर्जी पदार्थ शरीर में जब तक रहेगा तब तक शरीर को हानि पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाने वाला है नहीं। तो शरीर के अंतर्गत वे वैसे पदार्थ जो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और इस उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और इस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के जिस अंग के द्वारा बाहर निकालते हैं उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। चूंकि एक उत्सर्जी अंग नहीं है, बहुत सारा उत्सर्जी अंग है। त्वचा उत्सर्जी अंग है, वृक्क उत्सर्जी अंग है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अंग मिलकर और बहुत सारे उत्सर्जी अंग मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र। और यही उत्सर्जन तंत्र जो है हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए इसमें आपने क्या क्या देखा? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस का मुख्य बिंदु क्या क्या देखा? तो अभी जो उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालेगा? ब्लड निकालेगा। कौन निकालेगा? ब्लड। फिर से ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और शरीर के संपूर्ण कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर लाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा बाहर कर देगा। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, अभी जो हमारा पसीना निकल रहा है, यह उत्सर्जी पदार्थ है। और उत्सर्जी पदार्थ का निकलना उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। और यहाँ पर लाइफ प्रोसेस का मुख्य बिंदु उत्सर्जन पढ़े ना, उत्सर्जन का एग्जाम्पल दिए नहीं। यहाँ पर हम खाना खाए हैं, भोजन ग्रहण किए हैं, और अंततः भोजन मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत में गया है, और यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ है? पाचन हुआ है। और इन अंगों को, सारे अंगों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। और इससे ऊर्जा प्राप्त होगा। तो यहां पर पोषण, मुख्य लाइफ प्रोसेस पोषण भी हम पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? पोषण भी पढ़ लिए। और अंततः पाचन होकर ग्लूकोज बना है। उस ग्लूकोज जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ है? ब्रेकडाउन हुआ है, टूटा है, जिसके कारण एनर्जी बना है। और ये प्रोसेस शोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शोषण। नहीं, ग्लूकोज को कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना और ऊर्जा का निर्माण करना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? शोषण। क्या कहलाएगा? शोषण। तो अभी हम शोषण पढ़ लिए, अभी यहां पर हम पाचन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पाचन। नहीं, अभी हम यहां पर क्या पढ़े हैं? उत्सर्जन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? उत्सर्जन। क्या पढ़े हैं? उत्सर्जन। क्या पढ़े हैं? उत्सर्जन। और ब्लडवा क्या बोलते हैं? छोटी आंत में से ग्लूकोज को ढोकर परिवहन कर ले गया कौन? ब्लड। इस फेफड़ा से ऑक्सीजन को ढोकर ले गया कौन? ब्लड। और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ढोकर लाया कौन? ब्लड। इस प्रकार हमारे शरीर में परिवहन भी हुआ है। क्या हुआ है?
परिवहन भी हुआ। हमारे शरीर में क्या हुआ है? परिवहन भी हुआ। नहीं, अभी आपने देखा पाचन हुआ है। क्या हुआ है? पाचन हुआ है, परिवहन हुआ है, श्वसन हुआ है और उत्सर्जन हुआ है। और इन सब, यही सब जैविक क्रिया है। यही सब क्या है? जैविक क्रिया है। और इन्हीं को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम कहते हैं। इन्हीं की सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उम्मीद है कि जैव प्रक्रम समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम समझ में आया कि नहीं आया है? मुख्य जैव प्रक्रम बताइए तो क्या क्या है? मुख्य जैव प्रक्रम पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। नहीं, ये सब क्या है? मुख्य जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है। ये जैविक क्रिया है जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमेशा ये घटनाएं होती रहती है। अगर इसमें से परिवहन रुक जाएगा तो फिर ये शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर श्वसन रुक जाएगा तो शरीर जिंदा नहीं रहेगा, शरीर मर जाएगा। नहीं, आप देखते हैं किसी मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है ना, लेकिन वही हम लोग जो जीवित है हमारा शरीर गर्म रहता है। एक निश्चित तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान होता है। नहीं, तो जीवित जो शरीर है उसका 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि गर्म रहता है। लेकिन मृत जो शरीर है उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। हालांकि थर्मामीटर से तो चेक नहीं है किए, थर्मामीटर से कोई चेक करेगा क्यों? वो तो मरा हुआ है, मरे हुए का इलाज होता है, चेकअप होता है? नहीं, शरीर छूने से पता चल जाता है वो क्या है? ठंडा है। आखिर क्यों ठंडा हो जाता है? आखिर क्यों ठंडा हो जाता है? हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान इसलिए बना होता है क्योंकि हमारे शरीर में निरंतर परिवहन होते रहता है। हमारे शरीर में ब्लड दौड़ते रहता है, रनिंग अवस्था में रहता है, जिसके कारण इतना टेम्परेचर बना होता है। लेकिन मृत शरीर के अंतर्गत जो है ब्लड रनिंग अवस्था में नहीं होता है, यहाँ तक कि ब्लड जम जाता है, जिसके कारण उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। समझ में आ गया? ये बताइए, जितना जैविक क्रिया है अगर उसमें से एक क्रिया रुक जाए, परिवहन रुक जाए, तब जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो किसी भी जीव को जीने के लिए जैविक क्रिया होना आवश्यक है। समझ आ गया? अब सवाल ये उठता है कि जीवों में जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों? जीवों में जीव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों? इसका आंसर अब बता दीजिएगा। अब बताइए तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि जीवों में जैव प्रक्रम, जीवों में जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों? की आवश्यकता क्यों? क्यों है भाई? आप आंसर बताइए। अभी आप लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए। हाँ सही है, जीवित रहने के लिए नहीं, शरीर की मरम्मत करने के लिए, कोशिका का निर्माण करने के लिए और सभी अंगों को कार्य करने योग्य बनाए रखने के लिए जो है लाइफ प्रोसेस जरूरी है। समझ में आया? देखिए, जो संसार जो है इसमें दो प्रकार का जीव पाया जाता है। कोशिका के दृष्टिकोण से देखेंगे तब एक तो एक कोशिकीय जीव, एक क्या है? एक कोशिकीय जीव, और दूसरा जो है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव। का है तुम लोग हंस रही हो जी? पसीना निकल रहा है इसी कारण हंस रही हो? बहुत मार मारेंगे। नहीं, एक जो है एक कोशिकीय जीव और दूसरा जो है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसके अंतर्गत एक ही कोशिका मौजूद होता है और उस एक ही कोशिका से वे पाचन करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, उत्सर्जन करता है और जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका से करता है, एक ही कोशिका से करता है। और खासकर भोजन और गैस का आदान प्रदान एक कोशिकीय जीव में विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। लेकिन बहुकोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसके अंतर्गत बहुत कोशिका पाया जाता है, अनेक कोशिका पाया जाता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव।
और ये जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जटिल होते हैं। क्या होते हैं? जटिल। उनका शरीर जटिल होता है। और बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जैविक क्रिया करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। अलग अलग अंग और अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। नहीं, एक कोशिकीय जीव में सारा कार्य एक ही कोशिका के द्वारा हो जाता है, चाहे पाचन हो, श्वसन हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, जो भी कुछ हो एक ही कोशिका के द्वारा। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ये सारी क्रियाएं करने के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे भोजन को पचाने के लिए मुख गुहा ग्रहणी, ग्रास नली, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर एक ही काम करता है, भोजन को पचाना। और इन सारे अंगों को मिलकर हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। नहीं, क्या कहेगा? पाचन तंत्र। श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, परिवहन के लिए परिवहन तंत्र, जनन के लिए जनन तंत्र। और कौन तंत्र पाया जाता है? और कौन तंत्र पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। तो बहुकोशिकीय जीवों में जितने भी सारी क्रिया है उन सबको करने के लिए क्या पाया जाता है? अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसलिए कि पाए जाते हैं क्योंकि बहुकोशिकीय जीव का शरीर क्या होता है? जटिल होता है। लेकिन वही एक कोशिकीय जीव में इस सारा काम जो एक कोशिका के द्वारा हो जाता है। और गैसों का आदान प्रदान, भोजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक समझ गए कि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष तंत्र पाया जाता है और विशेष तंत्र के द्वारा जो है वे अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसमें विशेष तंत्र नहीं पाए जाते हैं, उसमें एक कोशिका ही होता है और उसी एक कोशिका से वे श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं। समझ में आ गया है? चलिए अगला टॉपिक है आणविक गति। अगला टॉपिक क्या है? आणविक गति। कि भाई आणविक गति क्या है? अगला टॉपिक क्या है? आणविक गति। आणविक गति क्या है? आणविक गति क्या है? देखिए, जीवों के शरीर में होने वाले जितने भी प्रोसेस है, जितने भी क्रियाएं हैं, वो सब आणविक स्तर पर होता है। वो सब किस स्तर पर होता है? आणविक स्तर पर। सजीव के शरीर में होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं वो किस स्तर पर होता है? आणविक स्तर। और इस आणविक गति को हम आंख से नहीं देख सकते, आंख से नहीं देख सकते। इस आणविक गति को हम आंख से नहीं देख सकते। और इसी गति के कारण कोई जीव जीवित रहता है। इसी गति के कारण क्या होता है? कोई जीव जीवित रहता है। आणविक गति समझ गए होंगे। आणविक गति क्या है? तो जीवों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं आणविक स्तर पर होती है। इस आणविक गति को हम आंख से नहीं देख सकते। अगर कोई जीव जीवित है तो उसके अंतर्गत आणविक गति का होना आवश्यक है। आणविक गति जैसे ही रुक जाएगी वैसे ही शरीर का सांस भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। समझ गए? अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये है कि वायरस को सजीव क्यों नहीं माना जाता है। अगला पॉइंट क्या है आपके सिलेबस का? वायरस को सजीव क्यों नहीं माना जाता है? सजीव क्यों नहीं माना जाता है? सजीव क्यों नहीं माना जाता? अगला टॉपिक यही है कि वायरस को सजीव क्यों नहीं माना जाता है। देखिए, वायरस जब अकेले हो, स्वयं खुद वायरस अकेले में जीवन संबंधित कोई भी क्रियाएं नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा। वायरस अकेले स्वयं किसी भी प्रकार की जीवन संबंधित क्रियाएं नहीं कर सकता। अगर वायरस को जीवन संबंधित क्रिया करना है तो इसके लिए उसको सजीव के संपर्क में आना होगा।
इसके लिए क्या होगा, सजीव के संपर्क में आना होगा, संपर्क में आना होगा, तब वो जाकर जीवन संबंधित क्रियाएं करेगा। जैसे कि कोरोना वायरस, तुम लोग तो वायरस जैसे ही कहे तुम लोग का दिमाग में एक ही बात आता है, कोरोना। हालांकि वायरस का एक प्रकार है, और भी वायरस पैदा होता है, नहीं, रेबीज भी एक प्रकार का वायरस ही है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। इसमें जो आदमी पगला जाता है, कुत्ता जैसा व्यवहार करता है, पानी से डरता है और अंततः मर जाता है। नहीं, वो भी एक खतरनाक वायरस है। पोलियो भी एक प्रकार का वायरस है जी, ठीक है, जो बचपन में टीका लिए होंगे, अगर टीका नहीं लेते तो फिर हाथ टेढ़ा हो जाता, पैर टेढ़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ जो है अब देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि जो नहीं लेगा उसमें ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वायरस का। वायरस का बात क्या कर रहे हैं, वायरस जब अकेले हो, स्वतंत्र हो, तो किसी भी प्रकार की जीवन संबंधित क्रिया नहीं कर सकता। अपना जीवन संबंधित क्रिया कब करेगा, जब सजीव के संपर्क में आएगा तब। समझिए कि वायरस अभी, मान लीजिए कोरोना वायरस अभी घूम रहा है चारों तरफ, अभी क्या कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, एक बात कर, हवा में घूम रहा है, तब तक वो निष्क्रिय है, तब तक वो क्या है, निष्क्रिय, आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे वो आपके संपर्क में आ जाएगा, जैसे वो वायरस आपके संपर्क में आ जाएगा, उसके बाद सक्रिय हो जाएगा, उसके बाद सक्रिय हो जाएगा और अपने जैसे जीवों को वृद्धि करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा, नहीं, लगातार बढ़ाने लगेगा। जब तक हवा में है तब तक निष्क्रिय, लेकिन जैसे सजीव के शरीर में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, जैविक क्रियाएं करने लगेगा। तो वायरस को इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। वायरस को क्या मानते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सजीव के संपर्क में आएगा तो बहुत कुछ कर देगा। क्या कर देगा, बहुत कुछ कर देगा। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है। जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोई बताएगा क्या? कोशिका से, चलिए सही है। जीवों का शरीर किससे बना, तो आंसर क्या होगा, कोशिका से। जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। और प्रत्येक कोशिका में अणु, विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। नहीं, ये तो सही है कि जीवों का जो शरीर जो किससे बना होता है, कोशिका से। और इस कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। और ये जो अणु जो है, जो कोशिका में पाए जाते हैं, वो सुव्यवस्थित ढंग से होते हैं। कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से। कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से होते हैं। इसी सुव्यवस्थित ढंग से कोशिका में अणु होने के कारण ही जीवों का निर्माण संभव है। इसी सुव्यवस्थित ढंग से अणु कोशिका में होने के कारण क्या है, जीव का निर्माण संभव है, जीव का निर्माण संभव है। अगर ये सुव्यवस्थित ढंग गड़बड़ाएगा, कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और यदि ये क्रम गड़बड़ाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है। एक बात कह रहे हैं, वर्गाकार कोशिका है। और मान लीजिए इस कोशिका में, ये कोशिका है, तो कोशिका में तो भिन्न प्रकार के अणु व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित तरीके से एक क्रम में व्यवस्थित है। मान लीजिए इस कोशिका के दाहिनी साइड में गोलाकार अणु है, कोशिका के ऊपरी साइड में त्रिभुजाकार अणु है, और कोशिका के बाएं है ना, बाएं साइड में जो है आयताकार अणु है। नहीं, आप मान लीजिए कोशिका के नीचे भाग में जो है कैसा है, कैसा है? बेलन के आकार का है, वर्गाकार। क्या है, वर्गाकार। एक सुव्यवस्थित ढंग से है, सुव्यवस्थित ढंग से। अब मान लीजिए अगर ये क्रम बदलाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे होना चाहिए, लेकिन अणु, यहाँ का अणु उठकर जो है यहाँ आ गया, और यहाँ का अणु उठकर जो है यहाँ आ गया, यानी कि क्रम गड़बड़ा गया।
तो कर्म गड़बड़ा जाएगा ना, तो आपके जीवन के भी क्रम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यानी कि जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सही बात है कि जीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, लेकिन प्रत्येक कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु मौजूद होते हैं और ये अणु सुव्यवस्थित ढंग से मौजूद होते हैं, एक क्रम में मौजूद होते हैं और इसी के बदौलत जो है जीवन का निर्माण संभव है। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था गड़बड़ सरबर होगा तो जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला जो है आपका टॉपिक है जीव द्रव्य। अगला टॉपिक क्या है, जीव द्रव्य। अब अगला टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर बोर्ड को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बोर्ड पर सफाई अभियान चलाते हैं, जो हमने चला दिया। ठीक है, अगला टॉपिक क्या समझना है, जीव द्रव्य। अगला टॉपिक क्या समझना है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या समझना है, जीव द्रव्य। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और साथ में अन्य अणु, साथ में अन्य अणु जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर जो है जीव द्रव्य बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन और अणु सब एक साथ मिलते हैं तो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। आखिर ये जीव द्रव्य है क्या, तो जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग है। जीव द्रव्य क्या है, कोशिका का जीवित भाग है। जीव द्रव्य क्या है, कोशिका जीवित भाग है। जीव द्रव्य में जीवों की सभी आवश्यक गुण मौजूद होते हैं। जीव द्रव्य में क्या होते हैं, तो जीवों के सभी आवश्यक गुण, जीवों के सभी आवश्यक गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जीवों के सभी आवश्यक गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। नहीं, और जीवन संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं वो सब जीव द्रव्य में होते हैं। नहीं, जीवन संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहाँ घटित होते हैं, जीव द्रव्य में घटित होते हैं। नहीं, तो उम्मीद है कि आज हम जो भी कुछ पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा, और जो हम पढ़ाए हैं यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम ये 100% गारंटी देकर कह रहे हैं कि ये बात आपको कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर समझ में आया होगा तो सही है, और ये हम 100% भी कह रहे हैं कि समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर कहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। कल फिर से यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमारा यही होगा, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस पोषण। ये तो निश्चित है कि क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन हम 100% गारंटी देकर कह रहे हैं यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये निश्चित। ठीक है, वीडियो यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन करते नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद।